हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डायनेमिक्स में सर्कुलर मोशन पे कुछ केसेस पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन। तो पिछले लेक्चर में हमने इसके ऊपर डेरिवेशन किया था। आज हम उस पे कुछ और थिंग्स पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग बातें इसके बारे में। ये कोई पॉइंट पी लिया था हमने। और ऐसे मैंने इसको ड्रॉ किया था। ठीक है, अभी देखो, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P से यहां तक पहुंचने में हमें कितना वेलोसिटी, यानी कि यहां जब पॉइंट, ये अपर पॉइंट ले लो आप B, ठीक है, अपर पॉइंट ले लो B, जहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। ठीक है, अब एक बात तो आपको पता है कि ये सर्कुलर मोशन है। आप जैसे इसको u वेग से कोई पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो यहां जाके अपनी मिनिमम वेलोसिटी रखेगा। ये आपका दैनिक जीवन में नेचुरल बिहेवियर, आपको नॉलेज है इस अबाउट। तो आप चेक करोगे कि हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी एट पॉइंट बी पे। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला पिछले लेक्चर में करवाया था वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 2a g cos थीटा, ये होता है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू एट पॉइंट बी पे आपको वेलोसिटी चाहिए ना, तो वी बी स्क्वायर, तो वहां पे हमारे पास थीटा की वैल्यू पाई होगी। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2az, और यहाँ पे जैसे ही कोस पाई रखोगे, कोस पाई की वैल्यू होती है कितनी, -1, तो -2az, यानी कि वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू माइनस 4az, ये आपको मिल गया, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी मिल चुकी है। ओके, अब देखो, हम बात करेंगे हमारा जो प्रतिक्रिया आर है उसकी बात करेंगे, तनाव है, कुछ भी बोल सकते हो। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो मैंने आपको फॉर्मूला करवाया था, आर इज इक्वल टू एम बाई ए वी स्क्वायर प्लस, या फिर यू स्क्वायर माइनस 2az प्लस 3az cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो आप इसमें क्या करोगे, थीटा की वैल्यू पाई रख दो, ये -1 हो गया, तो यहां से r इज इक्वल टू m/a और u स्क्वायर और माइनस 5az आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया r। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर u के बात करेंगे, u स्क्वायर की, हम इनिशियल वेग u की बात करेंगे। यदि हमारा इनिशियल वेग u स्क्वायर है वो 4g के इक्वल हो गया, u स्क्वायर 4g के इक्वल हो गया, तब हमारा प्रॉब्लम क्या होगी कि पार्टिकल वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इनिशियल वेग 4g के इक्वल हो गया तो vb पे वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगी वेलोसिटी। और यहाँ पे वेलोसिटी शून्य होने का मतलब क्या है, पार्टिकल आराम से नीचे गिर जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे आर जो है हमारा तनाव, वो देखो, अगर यू स्क्वायर है वो 5az हुआ, 5az हुआ, यू स्क्वायर जो है 5az हुआ, तो वहां यहाँ पे जाके पार्टिकल है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि उसका जो तनाव है वो जीरो हो जाएगा, तब वो गिर जाएगा। ठीक है,
तो ये केसेस बनेंगे इसके ऊपर। अब इससे छोटा हो, मान लो 5 AG से छोटा हो तब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और बड़ा हो तो देखते वो मोशन करता रहेगा। तो यहाँ पे पहला केस मैं बनाऊंगा यदि हमारा u स्क्वायर है वो 5 AG से बड़ा हो। केस 1, when u square is strictly greater than 5 AG, then VB and RB are पॉजिटिव। तो इस केस में हमारे पास देखो यहाँ पे अगर u स्क्वायर 5 AG से बड़ा है, यहाँ तो 5 AG से बड़ा है तो इसमें से 4 AG जाएगा तो मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यानी कि पॉइंट B पे A से चले हम और B पे पहुंचे तो वहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही, और साथ में हमारा जो प्रतिकर्षी बल है वो भी कार्यरत है, तो इसलिए यह सर्कल में मोशन करता रहेगा। ठीक है, तो इस केस में तो हमारा पार्टिकल जो है वो मोशन करता रहेगा। ओके, दूसरा केस लेते हैं। व्हेन u स्क्वायर इज लेस देन 5 AG। ठीक है, दूसरा केस क्या लिया हमने, u स्क्वायर इज लेस देन 5 AG। इस केस में देखो अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे हमारा जो है वो वेलोसिटी जीरो भी हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हमारा ये आर भी जीरो हो जाएगा। ओके, मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ पे हमारा आर जीरो हो गया या वी जीरो हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो तीन केसेस बनाएंगे यहाँ पे। तो इस केस में ना दोनों ही बात हो सकती है, में और में, मतलब आर भी जीरो हो सकता है और वी भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आर तो होगा ही होगा, ये तो श्योर है, आर तो है ना। ये देखो 5 AG से छोटा हो गया ना, तो 5 AG यू स्क्वायर की 5 AG से छोटी होगी वैल्यू, और आर इज इक्वल टू क्या है हमारे, आर इज इक्वल टू फॉर्मूला है m बाई ए यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2 AG और प्लस 3 AG cos थीटा। यानी कि cos थीटा की जैसी आप वैल्यू रखोगे कुछ ना कुछ वैल्यू, तो वो यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, और इक्वल हो जाएगी तो हमारा काम खत्म, आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां पे हम लिखेंगे आर एंड वी इज इक्वल टू जीरो और बोथ आर इक्वल टू जीरो। तो हम गति का अध्ययन करेंगे तो तीन केस बनाएंगे इस केस में, केस सेकंड में तीन केस बनाएंगे। तो केस ए, पहला केस लेते हैं कि वी आर से पहले शून्य हो रहा है। तो इससे पहले मैं थोड़ा एनालिसिस करता हूं कि जब एक वैल्यू लेते हैं जहां पे v इज इक्वल टू जीरो हो रहा हो, मैं मान लेता हूं एक थीटा ले लिया मैंने, ये थीटा ले लिया मैंने मान लो, जिसका वैल्यू है थीटा 1, जिसके ऊपर हमारा वेलोसिटी जीरो हो रहा है, और मैं मान लो एक दूसरा थीटा ले लेता हूं जिसके ऊपर आर जीरो हो रहा है, ये थीटा 2, जिसके ऊपर क्या है आर जीरो हो रहा है। तो इनकी वैल्यूज निकाल लेता हूं, फाइंड कर लेते हैं। तो when let v इज इक्वल टू जीरो एट थीटा बराबर थीटा 1 पे, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। cos थीटा हमारे पास कहाँ है, cos थीटा इज इक्वल टू ये रहा, इस फॉर्मूले से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए v को जीरो रख के। तो ये आपके पास आ गई cos थीटा 1 इज इक्वल टू 2AG माइनस यू स्क्वायर बाई 2AG। ठीक है, ये हो गया पहला। नेक्स्ट दूसरी बात कि जब r इज इक्वल टू जीरो हो रहा हो तो उस केस में हमारे पास cos की वैल्यू क्या आएगी, लेट r इज इक्वल टू जीरो एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 2। तो ये हम निकालेंगे इस फॉर्मूले से, r की वैल्यू जीरो पुट करो,
तो ये 0 हो गया, तो ये 2az इधर जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाय 3az आ जाएगा। तो इस केस में अपने पास cos थीटा 2 इज इक्वल टू 2az माइनस यू स्क्वायर बाय 3az। ठीक है ना। तो दोनों आप कंडीशन याद रखो या फिर समझो, कुछ भी करो, ये दोनों बात आपको नोट रखनी है। जब यू स्क्वायर 0 हो रहा हो, यानी कि सॉरी v 0 हो रहा हो एट थीटा 1 पे, तो cos थीटा 1 की वैल्यू आएगी ये वाली। और जब r इज इक्वल टू 0 हो रहा हो एट थीटा 2 पे, तो हमारे पास cos थीटा 2 की वैल्यू ये आएगी, वो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूले से आ जाता है। ठीक है, अब केस बना रहे हैं हम, केस ए कि मान लो v है वो r से पहले शून्य हो जाता है। लेट v r से पहले शून्य हो रहा है। तो देखो ये हमारे पास सर्कल है, तो मैं बोल रहा हूं कि हमारा इसके साथ लेते हैं ना, ये मान लो थीटा 1 और ये हमारा थीटा 2। मैं बोल रहा हूं कि v पहले शून्य हो रहा है, मतलब हम यहां से चले और हमारा वेलोसिटी पहले शून्य हो गया, मतलब थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से छोटा होगा, क्योंकि r तो अभी शून्य नहीं हुआ। हम मानते हैं कि थीटा 2 पे हमारा r शून्य होता है, तो थीटा 2 अभी शून्य नहीं हुआ, पहले हो गया v, यानी कि थीटा 1 है वो थीटा 2 से छोटा होता है। और 0 से पाई, ये सब हम 0 से पाई में अध्ययन कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब देखो 0 से पाई में कोस क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ऐसे चलता है कोस, ऐसे, यहाँ पे पाई है। ठीक है, कोस डिक्रीजिंग होता है इसलिए, और सिंस हमारे पास क्या आ रहा है थीटा 1 इज लेस देन थीटा 2, इसका मतलब कोस थीटा 2 इज ग्रेटर देन कोस थीटा कोस थीटा 1 इज ग्रेटर देन कोस थीटा 2। हम कंडीशन निकालेंगे, ये कंडीशन कब बनेगी, यानी कि u की u स्क्वायर की क्या वेलोसिटी होनी चाहिए कि हमारे पास v जो है वो r से पहले ही शून्य हो जाए, यानी कि हमारे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो पहले ही शून्य हो जाए, किसके, उसके तनाव में शून्य होने से पहले। तो यहाँ पे cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन cos थीटा 2। cos थीटा 1 की वैल्यू क्या थी, cos थीटा 1 की वैल्यू थी 2az, ये cos थीटा 1 2az माइनस यू स्क्वायर बाय 2az माइनस यू स्क्वायर बाय 2az और ग्रेटर देन 2az माइनस यू स्क्वायर बाय 3az, क्योंकि हमारे पास cos थीटा की वैल्यू ये है। तो यहां से आप देख पा रहे हो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो ये az से आप az काट सकते हो, और इस साइड 3 से मल्टीप्लाई करा दो, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आ गया 6az माइनस 3u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4az माइनस 2u स्क्वायर। तो आप इस 3az को इस साइड ले आओ और 4az को अदर साइड ले जाओ, तो इस साइड तो बचा 2az इज ग्रेटर देन u स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब इफ u स्क्वायर इज लेस देन 2az, अगर हमारा जो इनिशियल वेग है वो 2az से भी कम है, तो देन v इज 0। किससे पहले, r से, r के 0 होने से पहले ही v 0 हो जाएगा। ठीक है, बिफोर r इज इक्वल टू 0, r के 0 होने से पहले ही हमारा v है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको पार्टिकल इसमें गति समझाऊं तो, हमने मान लो यहां से चलना स्टार्ट किया, यदि हमारा इनिशियल वेग u स्क्वायर वो 2az तो एक कांस्टेंट वैल्यू, a तो हमारी रेडियस है और g हमारा त्वरण है, तो अगर 2az से कम है तो हमारा पार्टिकल जो है वो 0। रुको, अब ये निकाल लेते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि u स्क्वायर 2az है, u स्क्वायर लेस देन 2az है, तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि u स्क्वायर बाय 2az इज लेस देन 1 हो गया है ना। और cos थीटा क्या है, cos थीटा 1 इज इक्वल टू 2az माइनस u स्क्वायर बाय
2 जी, इसका मतलब 1 माइनस यू स्क्वायर बाय 2 जी। और यू स्क्वायर बाय 2 जी तो क्या लेस देन 1 है, अगर ये लेस देन 1 है, 1 में से लेस देन 1 गया तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब cos थीटा 1 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? और cos थीटा 1 जो है ग्रेटर देन 0 कब होता है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में होता है। ये देखो मैं आपको अभी ये ग्राफ ड्रॉ किया था cos का, ये रहा। देखो ये पॉजिटिव है यहां से लेके यहां तक, बाकी नेगेटिव आ जाता है, तो ये पॉइंट क्या है, पाई बाय 2। और पाई बाय 2 नहीं आएगा क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन चाहिए, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या है, पाई बाय 2 से छोटा। तो इसका मतलब थीटा 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन पाई बाय 2, यानी कि हमारा पार्टिकल जो पहला केस जब वेलोसिटी पहले ही 0 हो जाएगी, यानी कि जब हमने यू स्क्वायर लेस देन 2 किया, यानी कि जो इनिशियल वेग यू स्क्वायर है वो 2 से कम रखा, तो हमारा पार्टिकल है वो पाई बाय 2 तक नहीं पहुंचेगा, पहले ही 0 हो जाएगा और ये वापस आ जाएगा और इधर जाएगा, फिर पाई माइनस पाई बाय 2 से पहले ही आ जाएगा, उसको टच भी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, उसको टच नहीं करेगा ये, ठीक है, पहले आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन आ चुकी है कि थीटा 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन पाई बाय 2 है। तो पहला केस समझ में आ गया कि केस क्या है हमारा, कि इफ यू स्क्वायर इज लेस देन 2 तब कण पाई बाय 2 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पाई बाय 2 पे वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही नीचे आ जाएगा, तक नहीं पहुंच पाएगा और वापिस आके ये दोलन करने लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो आप ये दैनिक जीवन में चीजें देखते हैं इसलिए ये अच्छा लग रहा है। तो अभी देखो मैं दूसरा केस ले रहा हूं कि जब दोनों एक साथ 0 हो रहे हो। दूसरा केस, केस बी, when V and R both are 0 at सेम एंगल, ठीक है, दोनों सेम एंगल पे 0 हो रहे हो, यानी कि थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो, थीटा 1 बराबर थीटा 2 हो, तो वो केस कब बनेगा कि यू हम कितना इनिशियल वेग कितना दे कि पार्टिकल को इनिशियल वेग कितना दे कि वो दोनों थीटा मतलब v और r दोनों एक साथ 0 हो जाए, तो यानी कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाए, क्योंकि थीटा 1 को तो हमने क्या लिया था, वो एंगल जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही हो, थीटा 2 को क्या लिया था, वो एंगल जहां पे r इज इक्वल टू 0 हो रहा हो, यानी कि दोनों एंगल बराबर ले लिया हमने। तो यहाँ पे cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2, ये कैसे, 2az माइनस यू स्क्वायर बाई 2az इज इक्वल टू 2az माइनस यू स्क्वायर बाई 3az, मैंने ये क्या रख दिया, वैल्यूज रख दी। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2az आएगा, यानी कि आप जब इनिशियल वेग यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2az से फेंकोगे उस पार्टिकल को, तो वो पार्टिकल एक ऐसे पॉइंट पे जाके जहां पे V एंड R दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे, ठीक है, वहां तक पहुंचेगा वो। अब हम निकालते हैं कि वो थीटा कितना है जहां पे दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मूले में cos थीटा वाले में cos थीटा 1 या cos थीटा 2 में u स्क्वायर इक्वल टू 2az रख दीजिए। तो मैं रख देता हूं cos थीटा 1 में, यानी कि 2az माइनस यू स्क्वायर बाई 2az है। तो यहां से आप देख पा रहे हो क्या आ गया, 2az में से 2az से गया कितना, 0 0 आ गया। सिमिलरली cos थीटा 2 के लिए आ जाएगा, cos थीटा 2 इज इक्वल टू क्या है, 2az माइनस यू स्क्वायर बाई 3az। तो यहाँ पे u स्क्वायर आप 2az रखोगे तो 2az में 2 जगह 0 आ गया, यानी कि वो पॉइंट वो थीटा इज इक्वल टू क्या है, जहां cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये थीटा होता है थीटा 1 बराबर थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया, यानी कि वो पाई बाय 2 एंगल है जहां पे हमारा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी और जो आर है प्रतिक्रिया बल है वो दोनों एक साथ 0 हो जाएंगे अगर हम उस पार्टिकल को यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2az वेग से फेंका तो, यानी कि हमने यहां से 2az यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2az
वेग से फेंका ऊपर की ओर तो हमारा पार्टिकल है वो यहां तक पहुंच पाएगा, ठीक है। π/2 जो लाइन है यहां तक पहुंच पाएगा, बस इसको टच करते ही वापस नीचे आ जाएगा और ये इधर चलेगा और यहां तक फिर वापस ऐसे 2 लाइन मान होगा। बहुत इंटरेस्टिंग केस है ना। तो ये हो गया, 2 केस हो गए। अब तीसरा केस कि हमारा पार्टिकल जो है वो u स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2ag हो, तो इस केस में हमारा r पहले 0 हो जाता है। तो देख लो, एक बार करके देख लेते हैं। केस C, when r is 0 v से पहले, ठीक है, r v से पहले 0 हो जाता हो तो उस केस में क्या होगा। तो देखो उस केस में क्या होगा कि यानी कि θ2 इज लेस देन θ1, यानी कि cos θ2 इज ग्रेटर देन cos θ1, बिकॉज cos जो हमारा वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहां से आप 2az माइनस u स्क्वायर बाय 3az इज ग्रेटर देन 2az माइनस u स्क्वायर बाय 2az। तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2az आएगा। और हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं फॉर u स्क्वायर इज लेस देन 5az। कहां गया हमारा वो 5az, ये रहा। ये हम केस डिस्कस कर रहे हैं 5az से छोटा हो तब u स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर अगर 5az से बड़ा है तो वो सर्कल में घूमता रहेगा पार्टिकल, ऐसे होगा, कहीं पर भी जीरो नहीं होगा, ना उसका r जीरो होगा ना उसका v जीरो होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं डायरेक्ट हमारा डेफिनेशन से आ रहा है उसकी r और v की डेफिनेशन से। ओके, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं u स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4az, तब हम बात करते हैं इसकी, है ना। तो हमारे पास केस आ गया कि जब u स्क्वायर ग्रेटर देन 2az और लेस देन 5az, उस केस में हमारा r पहले 0 हो जाएगा। और वो केस कब बनेगा, ये कहीं ना कहीं पाई और π/2 के बीच में r की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो इस केस में ये भी काफी इंटरेस्टिंग केस है। 2az से ये देखो ये बड़ा है ना, तो यहां से आप जैसे θ2 निकालोगे cos θ2, तो वो कैसे निकालोगे 2az माइनस u स्क्वायर बाय 3az। तो यहां से आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, ये 4az से भी छोटा होगा, ठीक है, 4az से छोटा होगा तभी भी ये केस बन जाएगा। तो यहां से आप देख लोगे एक बार, ठीक है। तो यहां से ये आपका आएगा ग्रेटर देन लेस देन 1, लेस देन 0। cos θ2 है वो लेस देन 0, और ये cos θ2 है जो लेस देन 0 होता है किस केस में, π/2 से पाई के बीच में होता है। यानी कि मैं आपको समझाऊं, ये हमारा सर्कल है और हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, ये तो आया π/2 और ये पाई से और π/2 के बीच की वैल्यू है। यानी कि जब हम कहीं यहां होंगे, कहीं पर भी इसके और इसके बीच में जो θ2 की वैल्यू है ये रही, तो हमारा पार्टिकल का जो है वेलोसिटी तो रहेगा, कायम रहेगा, लेकिन r 0 हो जाएगा। यानी कि तनाव कम हो गया, तनाव 0 हो गया, ये तनाव 0 हो गया, और तनाव 0 होते ही ये सर्कल में नहीं रहेगा, फिर ये क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। ढीला होते ही मतलब एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इसके ऊपर, बट इसमें क्या है, एक वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी की वजह से ये क्या है, आगे तो जाएगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये एक पैराबोलिक कर्व बनाएगा। ये सर्कल के अनुदिश नहीं चलेगा, बिकॉज r 0 हो चुका है, एक प्रतिक्रिया बल लग रहा था वो 0 हो गया, इसलिए यह अब इसके ऊपर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। और प्लस इसकी एक कुछ वेलोसिटी थी यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी 0 नहीं थी, यहाँ पे देख लो आप, ये देखो r v से पहले 0 हो गया, यानी कि v 0 नहीं हुआ, सिर्फ r 0 हुआ है, r 0 हुआ है, v नहीं हुआ, इसलिए यह पार्टिकल जो है वो एक यहां से पैराबोलिक
कर्व का रूप ले लेगा। आ रहे ना समझ में? 3 केस बना लिए हमने। तो जनरली पहला केस जो बना था वो था u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5 ag। तो इस केस में तो हमारा पार्टिकल है वो सर्कल में गति करता रहेगा। फिर केस बनाए हमने u स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5 ag। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि 3 केस बनेंगे इस केस के। u स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 ag, तब तो हमारा पार्टिकल जो है वो यहीं कहीं नीचे नीचे ऐसे दोलन करता रहेगा। ठीक है। फिर दूसरा केस बनाया हमने u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ag। तो इस केस में हमारा ये पाई बाय 2 को टच करके आएगा यहां पे। तीसरा बनाया हमने u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ag। तो इस केस में हमारा पार्टिकल जो है वो यहां से चलेगा और ऊपर तक जाएगा, बट यहां पे उसका r0 हो जाएगा और ये आगे पैराबोलिक गति में नीचे गिरेगा आगे। ओके, तो ये जो पैराबोलिक कर्व बन रहा है इसका अध्ययन हम एक अलग से एक्स्ट्रा लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला वो हमारा इसे पैराबोलिक कर्व का अध्ययन करेंगे, उसका ही होगा। समझ में आ रहा ना? आज काफी इंटरेस्टिंग रहा ना? तो नेक्स्ट क्लास भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।